भौतिक भूगोल जलमंडल। आज तारीख है 30/3/2021। तो जलमंडल के तहत जो हम लोग सागर नितल का उच्चावच, महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता और महासागरीय गतियाँ जो कि जलधाराएं और ज्वार भाटा में विभाजित है, इसको देखेंगे। तो धरती यानी कि पृथ्वी का पानी का बंटवारा, धरती पे जितना पानी है उसका क्या हिस्सा, किसका कितना हिस्सा है। सागर पर जो है 97.25, स्थल पर जो है 2.75% पाया जाता है संपूर्ण पानी का। और जो पानी स्थल पर पाया जाता है उसका भी बंटवारा इस प्रकार है। ग्लेशियर पर 2.06%, अंडरग्राउंड में जो है 0.68% और झीलों में है 0.01% और नदियों में 0.001% जल संचयित है। महासागर नितल का उच्चावच इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले महासागर मग्न तट आता है जो कि संपूर्ण सागरीय क्षेत्र का 8% है। उसके बाद महासागरीय ढाल जो कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र का 8.5% है। इसके बाद जो है मैदान, महासागरीय मैदान ये आते हैं। ये महासागरीय मैदान है जिस पर ये उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे सी माउंट, सागरी पर्वत, गोयोट्स, कटक, और ये महासागरीय गर्त है। इसके बाद महासागरीय द्वीप पाए जाते हैं। 1872 में ब्रिटेन के चैलेंजर अभियान द्वारा सागरीय उच्चावच का अध्ययन पहली बार किया गया। इसके पहले सिर्फ अनुमान था और कुछ पता नहीं था। महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न तट का निर्माण महाद्वीप के एक भाग के डूबने के साथ समुद्र तल में सापेक्ष उठाव या जल के नीचे सामुद्रिक निक्षेप से होता है। इसका ढाल 1 से 3 अंश या 1 से 3 डिग्री के बीच पाया जाता है। अटलांटिक महासागर मग्न तट सबसे ज़्यादा अधिक 13% पाया जाता है इसमें। चिली का तट सबसे संकरा मग्न तट है तथा साइबेरिया में सबसे बड़ा मग्न तट पाया जाता है। विश्व का 20% पेट्रोलियम व गैस मग्न तट से प्राप्त होता है। मग्न तट का मतलब ये। महाद्वीपीय ढाल, यह सागर का 8.5% भाग को घेरे हुए है। 200 से 2000 मीटर तक और कभी कभी 3500 मीटर गहराई तक पाया जाता है। इसकी ढाल प्रवणता 3 से 5 डिग्री या अंश के बीच है और कभी कभी 45 अंश तक पाई जाती है। महासागरीय मैदान इसके बाद आता है। यह समुद्र के 75.5% भाग पर फैला है जिसकी गहराई 3 से 6000 के बीच है। ढाल बहुत मंद है। महासागरीय मैदान प्रशांत महासागर में सबसे अधिक व अटलांटिक महासागर में सबसे कम मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। महासागरीय मैदान प्रशांत महासागर में सबसे अधिक व अटलांटिक महासागर में सबसे कम मिलता है। महासागरीय मैदान समतल न होकर कुछ ऊबड़ खाबड़ है। यह कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न के रूप में। समुद्री पर्वत ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई अत्यंत छोटी पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर तक होती है उसको समुद्री पर्वत कहते हैं।
तो ये जो है समुद्री पर्वत है। गुयोट्स, जब समुद्री पर्वत का ऊपरी भाग समतल हो जाता है तो उसे गुयोट्स कहते हैं। समुद्री पर्वत या गुयोट्स प्रशांत महासागर में अधिक मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। गुयोट्स का मतलब आप समझ सकते हैं पठार। ये जैसे पर्वत है, इसका नुकीला भाग जब एक नहीं रहता है, समतल हो जाता है या सपाट हो जाता है तो उसको गुयोट्स कहते हैं। अब है महासागरीय गर्त। पर्वत कटक के बारे में भी बाद में बताएंगे। महासागरीय गर्त, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये महासागरीय नितल के 7% भाग पर फैले हैं। गर्त 30 से 100 किलोमीटर चौड़े होते हैं, 30 to 100 किलोमीटर चौड़े होते हैं तथा 300 से 500 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी सामान्य गहराई 5500 मीटर होती है। पेरू चिली गर्त 5900 किलोमीटर सबसे लंबी है। महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। पेरू चिली गर्त 5900 किलोमीटर सबसे लंबी गर्त है। अब इस प्रकार कुछ गर्त है, इसको देख लीजिए। मारियाना जो है 11 किलोमीटर करीब गहरा है। टोंगा जो है मध्य दक्षिणी प्रशांत में है, 10.8 किलोमीटर। फिलीपींस उत्तर पश्चिमी प्रशांत में 10.5 किलोमीटर। क्यूराइल, कमचटका और जापान खाई गर्त जो है ये उत्तरी प्रशांत में है और दोनों जो है 10.5 किलोमीटर गहरे हैं। एल्यूसियन जो है उत्तरी प्रशांत में है। जावा ट्रेंच पूर्वी हिंद महासागर में है, 7.5 किलोमीटर गहरी है। ये जावा ट्रेंच जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। प्यूटोर्क रिको खाई वेस्ट इंडिया के पास है, यानी कि वेस्ट इंडीज के पास है, जो 8.6 किलोमीटर लंबी है। दक्षिणी सैंडविच खाई जो है ये दक्षिणी अटलांटिक में है, 8.4 किलोमीटर गहरी है। अब महासागरी कटक, पानी में डूबी हुई अत्यंत लंबी एवं ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होती है। कटक कुछ 100 किमी चौड़ी, प्रायः हजारों किमी लंबी होती है, लंबाई में फैली होती है। कटक का सबसे लंबा विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम है मध्य महासागरी कटक। तो आप देखेंगे ये जो अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। तो सबसे बड़ी कटक जो है ये मध्य महासागरी कटक यही है। इसका जो उत्तरी भाग है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग जो है चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है और ये है बोल्बिस कटक। ठीक है, कुछ गर्त भी है यहाँ पर है, ये देखिए एक है वेबिल थॉमस कटक यहाँ पर है। ठीक है, एक कोमान गर्त या कोमान खाई यहाँ पर है, इसकी लोकेशन। प्यूटोर रिको गर्त जो है यहाँ पर है, प्यूटोर रिको खाई जो है यहाँ पर है, गलत लिख दिया था, खाई यहाँ पर है, देख लीजिए। ठीक है, फाकलैंड जो है यहाँ पर है, फाकलैंड द्वीप समूह यहाँ पर है। दक्षिण सैंडविच गर्त फाकलैंड के पास है, दक्षिण सैंडविच गर्त जो है खाई फाकलैंड के पास है। महासागरीय मग्न तट और महासागरीय ढाल महासागरीय पपड़ी के भाग नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कथन और कारण के रूप में पूछा जा सकता है। महासागरीय मग्न तट और महासागरीय ढाल महासागरीय पपड़ी के भाग नहीं है, बल्कि महाद्वीपीय पपड़ी के जलमग्न भाग हैं। ठीक है, इनका लोकेशन आप देख पूछा जा सकता है, डॉल्फिन कटक कहाँ है,
चैलेंजर कटक कहाँ है, ठीक है। वेल्विस कटक कहाँ पर है, उसकी अवस्थिति बताइए। कनारी द्वीप कहाँ है, केपवर्ड द्वीप कहाँ है, वेल्विस थॉमस कटक कहाँ है, ये नीदरलैंड के पास, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में, नीदरलैंड के बीच में है। कोमान गर्त यहाँ पर है, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास। प्यूरोटो प्यूरोटो रिको गर्त जो है यहाँ पर है, वेस्ट इंडीज के पास है। अब आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो सबसे गहरी खाई है वो सुंडा खाई है, सुंडा गर्त। या आप इसकी लोकेशन देखिए, ये इंडोनेशिया के पास है करीब। ये लक्षद्वीप चौगोस कटक है यहाँ पर, भारत के सीधे नीचे, दक्षिण भारत के पास। ये चौगोस द्वीप समूह है, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। चौगोस द्वीप समूह कहाँ है, ठीक है। जैसे पूछा, मिलाने के लिए दे दिया गया। सैंडविच गर्त कहाँ है, चौगोस द्वीप किस सागर में है, डॉल्फिन कटक कहाँ पे है, इस तरीके से। सेशल्स कटक यहाँ पर है। कार्लसबर्ग कटक यहाँ पर है। सोकोत्रा चौगोस कटक ये इसी का एक भाग है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ये जंजीबार द्वीप समूह है तंजानिया का। मेडागास्कर, मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप यहीं पर है। हिंद महासागर में कुछ द्वीप समूह है, मॉरिशस है, रीयूनियन है, चौगोस द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक है, मेडागास्कर है। ये लोकेशन आप याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। अब छठी आकृति है द्वीप। द्वीप जिसको कहा जाता है, ये द्वीप है, ये द्वीप है। एक छोटा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा है। दुनिया में लगभग 25,000 द्वीप हैं। सबसे अधिक प्रशांत महासागर में है। इंडोनेशिया में 13,000 प्लस द्वीप हैं। फिलीपींस में 7,100 द्वीप। और जापान में 3900 द्वीप है, जिसपे से सिर्फ 4 द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे जनसंख्या है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप अटलांटिक महासागर में है। वेस्ट इंडीज जैसे क्यूबा, जमैका आदि भी वहीं है, ठीक है। जंजीबार पेम्पा द्वीप, ठीक है, ये भी हम दिखाए थे आपको, ये जंजीबार पेम्पा द्वीप यहीं पर, ये जंजीबार पेम्पा अफ्रीका के पास है, ये जंजीबार। दुनिया का 80% लौंग यहीं पर पाया जाता है। क्यूबा एक द्वीप है, गन्ने का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा वेस्ट इंडीज़ के पास है, जहाँ पे क्रिकेट, जहाँ पे लोग खेलते हैं। द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज। सेंट हेलेना द्वीप अटलांटिक महासागर पर, यहीं पर नेपोलियन को कैद किया गया था। जामा द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से बना दुनिया का सबसे सघन बसा हुआ द्वीप है ये। बोर्नियो इंडोनेशिया प्लस मलेशिया प्लस ब्रुनोई, तीनों देशों पर इस तीनों देशों का इस पर कब्जा है। इस पाटली अब प्लस पार्शियल द्वीप, ये 2 द्वीप है। ये दक्षिण चीन सागर में है। यह द्वीप चीन, फिलीपींस व मलेशिया के बीच झगड़ा का मुख्य वजह बना हुआ है।
अब है लवणता। सागर में घुले हुए विभिन्न प्रकार के खनिजों की मात्रा को सागर की लवणता कही जाती है। यह फैक्ट है, कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है। यह घुलित खनिज पदार्थ ठोस, तरल या गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। यह फैक्ट है। करीब 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं सागर में। उनमें से 47 मुख्य हैं और उनमें से 7 या 8 प्रकार के खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो 7-8 खनिज है इस प्रकार दिया यहाँ पर हम बता दिए हैं। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, इसको रट लीजिए, पूछा जा सकता है। कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2। ये पूछा जा सकता है कि मिलाइए, मैच करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्रम बताइए, सागर में लवणता का क्रम बताइए। लवणता से जल का घनत्व बढ़ता है और घनत्व बढ़ने से जल को ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये सागर के अर्थ में है ये बात। लवणता को प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम है, या 35। ये इस तरीके से लवणता को जो है दर्शित करते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, जो है इसको पता कर लें। लवणता ऐसे ही पता कर, प्रति 1000 ग्राम में ऐसे ही इसको दर्शित किया जाता है। महासागर के समान लवणता के बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद कर लें। महासागर के समान लवणता के बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहा जाता है। लवणता संपीड़न, तापीय विस्तार, तापमान, सूर्यताप का अवशोषण, वाष्पीकरण। लवणता जो है संपीड़न, तापीय विस्तार, तापमान, सूर्यताप का अवशोषण, वाष्पीकरण और आर्द्रता को निर्धारित करती है। ये समुद्री जल के संगठन, मत्स्य गति व अन्य संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः महासागरीय लवणता का स्रोत नदियों द्वारा लाया गया जल है, जो अपने साथ बड़ी मात्रा में अनेक खनिजों को घोलकर लाता है। यद्यपि इनमें 60% कैल्शियम होती है, जिससे यह मीठा लगता है, जबकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होती है। सागर में जल पहुंचने पर अधिकांश कैल्शियम जीवों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप पानी नमकीन हो जाता है। और एक दूसरी थ्योरी है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या जब सागर बने तो वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा थी। फिलहाल कोई बात नहीं। अब वितरण जो है, ठीक है, वितरण है। वान झील सबसे ज़्यादा खारा है, 330 ग्राम लवणता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में जो है, 1000 ग्राम में जो है 330 ग्राम लवणता पाई जाती है। 330 ग्राम लवण है, नमक है। अमृत सागर में 230 ग्राम नमक है। ग्रेट साल्ट लेक में 220 ग्राम और सांभर झील में 110 ग्राम। ये भारत का सबसे खारा झील, आप जानते ही हैं। अब लवणता जो है ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर, ये दक्षिण की तरफ। तो
यहाँ पर जो है लवणता 35 है, ठीक है, यहाँ पर 37 है। कारण यह यहाँ ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर 37 है। कारण यह है कि यहाँ पे मौसम साफ रहता है, सूर्य ताप अधिक मिलता है, जिससे पानी वाष्पीकृत होता है और लवणता ज़्यादा रहती है। अब 35 जो कि विषुवत रेखा पर है, मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर लवणता कम है इन दोनों रेखाओं की तुलना में। कारण यह है कि यहाँ पे हर रोज़ बारिश होती है और बारिश होने के कारण लवणता कम हो जाती है और यहाँ पे मौसम भी साफ नहीं रहता। इस कारण विषुवत रेखा पर लवणता कम रहती है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांश। अधिकतम लवणता 0 डिग्री पर न होकर कर्क व मकर रेखा के बीच पाई जाती है। लवणता 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते क्रम में घटती है, यानी कि जब यहाँ से हम ध्रुव की तरफ चलेंगे तो लवणता 0 हो जाएगी। कारण कि यहाँ पर फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ शुद्ध पानी हो, जिसमें लवण ना हो, ठीक है। दूसरा है स्वच्छ जल की आपूर्ति। नदियों के मुहाने पर लवणता कम मिलती है। चौथा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, लवणता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पानी ऊपर उठ जाएगा, पानी जो है वाष्पीकृत हो जाएगा तो जो लवण जो है नीचे जमा रहता है। पांचवा है धाराएं। धाराओं के कारण भी लवणता जो है प्रभावित होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वायुदाब के कारण भी लवणता प्रभावित हो। अन्य कारण है, जैसे अन्य कारण कहीं मौसम ख़राब हो गया, कहीं ज़्यादा बारिश हो गया, कहीं तूफान आ गया, ठीक है, कहीं ज्वालामुखी फट गया समुद्र के नीचे, ये अन्य कारणों में आते हैं, इससे लवणता प्रभावित होती है। महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल का तापमान, सागर में तापमान का स्रोत के कुछ कारण है। विकिरण का अवशोषण, पहला ज्वालामुखी का विस्फोट, तीसरा संवहनीय धाराएं, चौथा सागरीय गति। महासागर को धरती का हीट बैंक कहते हैं, ठीक है, धरती का हीट बैंक कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। तल से तली की ओर जाने पर महासागर के तापमान में स्थान स्थान पर भिन्नता आती है। इसे तापीय संस्तर कहते हैं, थर्मल लेयर कहते हैं। लगभग 200 मीटर तक सूर्य किरणें सागर में चली जाती हैं सीधे सीधे। इसके बाद भी 1000 मीटर तक इनका प्रभाव रहता है। चूँकि सागर देर से गर्म व देर से ठंडा होता है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान में परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे होता है। सागर का औसत तापमान 17.3% डिग्री है। सॉरी, ये डिग्री का ये साइन है, प्रतिशत के ऊपर एक और ये इसके पैलर लगा रहता है। 17.3 डिग्री है। जबकि अगर ग्लोब को देखें तो उत्तरी भाग जो है वो 19.1 डिग्री है, और जबकि दक्षिणी भाग जो है पृथ्वी का 16.2 डिग्री करीब इसका तापमान रहता है। कारण इसका यह कि उत्तरी भाग में स्थल की अधिक विस्तार है, ठीक है, और दक्षिणी भाग में जल का विस्तार है ज़्यादा है, इस कारण यह होता है। समताप रेखा समान ताप को मानचित्र पर दर्शाने वाली रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में अधिक सीधी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल का विस्तार अधिक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट अक्सर पूछा जाता है। समताप रेखा समान ताप को मानचित्र पर दर्शाने वाली रेखा है, जो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सीधी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल का विस्तार अधिक है।
तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, एक है अक्षांश, एक है लवणता, एक है जल धाराएं और प्रचलित पवनें। ठीक है, अक्षांशों के अनुसार तापमान का वितरण आप देख लीजिए। 0 डिग्री पर 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री पर 24 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पर 14 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेल्सियस और 0 पर तो -0 रहेगा ही। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने के क्रम में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है, जो ध्रुवों पर शून्य के नीचे चला जाता है। परंतु उल्लेखनीय यह है कि सर्वाधिक तापमान कर्क व मकर रेखा के पास देखा जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्र तल पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और मौसम साफ रहता है। लवणता, यहाँ पर लवणता अधिक होती है। जहाँ पर लवणता अधिक होती है वहाँ पर तापमान सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि वो पानी को जो है गाढ़ा बना देता है। जल धाराएं, सागरीय जल धाराएं जब ठंडे जल को गर्म जल एवं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्र में ले जाती हैं तो तापमान क्रमशः घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, पवनें, सामान्यतः देखा जाता है कि पूर्वा पवनों के मार्ग महासागर के पूर्वी भाग में तापमान कम तथा पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होता है, क्योंकि पूर्वी पवनें महासागरीय जल को खींच के ले जाती हैं। जैसे अगर हवा चलेगी तो ऊपर के जल को खींच के ले जाएगी और नीचे से ठंडा जल निकलकर उसका स्थान घेर लेता है। ठीक ऐसा ही पछुआ पवनों के साथ भी होता है। ठीक है, पछुआ पवनें चलती हैं, जहाँ चलती हैं वहाँ की जल को ढकेल करके दूर ले जाती हैं, और जब वो जल को ढकेल देती हैं तो गर्म जल वहाँ से जो है हट जाता है और नीचे से जो है ठंडा जल निकलता है। तापमान का लंबवत वितरण, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान कम होता जाता है। नितल का तापमान कभी भी 0 नहीं होता है। नितल यानी सागर का जो सबसे निचला भाग है उसका तल कभी भी 0 नहीं होता है। यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहेगा, क्योंकि नीचे से जो है पृथ्वी के कोर से ऊष्मा निकलती रहती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।